बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियर पाक की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम रेशियो को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और देखेंगे कि पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या दीगर जितनी भी जॉब से रिलेटेड टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, उनके अंदर रेशियो से मुतल्लिक़ क्वेश्चंस किस तरह किए जाते हैं और हमने उनको सॉल्व कैसे करना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आते हैं रेशियो पे कि रेशियो है क्या। इसकी डेफिनेशन है द रिलेशनशिप एंड कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर वैल्यूज ऑफ सेम यूनिट टू चेक हाउ बिगर इज अ वैल्यू देन द अदर वन। ये जो रेशियो है ये दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन या रिलेशनशिप होता है। हम इनको कंपेयर करते हैं ये जानने के लिए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू से, या फिर अगर 2 या 3 वैल्यू दी गई हों तो फिर नेक्स्ट आने वाली वैल्यू जो है उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। रेशियो को बेसिकली इन दो पॉइंट्स के साथ ज़ाहिर किया जाता है जिनको इंग्लिश में हम कॉलन कहते हैं, और इसको हम रिप्लेस करते हैं डिवीजन के साथ। यानी ए रेशियो बी बराबर होता है ए डिवाइडेड बाय बी के, जिसको हम ए बाय बी लिखते हैं, ए बटा बी के साथ ऐसे भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 7:3 बराबर होता है 7 डिवाइडेड बाय 3 के, और ये बराबर होता है 7/3 के। क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। केस 1 है इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:5, ए रेशियो सी इज इक्वल टू 5:7, फाइंड बी रेशियो सी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे जो गिवन वैल्यूज़ हैं ये दो वाली, इनके अंदर कॉमन वैल्यू कौन सी है। तो इनके अंदर कॉमन वैल्यू ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। लिहाजा जो कॉमन वैल्यू होगी उसको सेंटर में लिख लेंगे, और फिर उस कॉमन वैल्यू के साथ जो लेफ़्ट वाली वैल्यू है उसको लेफ़्ट में लिख लेंगे, और जो राइट वाली वैल्यू है उसको राइट में लिख लेंगे। तो जो पहली वैल्यू है हमारे पास गिवन, इसमें ए की वैल्यू 3 है, बी की 5 है, तो बी के नीचे हम 5 लिख लेंगे, ए के नीचे हम 3 लिख लेंगे। इसी तरह सेकंड वैल्यू के अंदर ए की जो कीमत है वो हमारे पास है 5, और सी की कीमत है हमारे पास 7। तो ए के नीचे हम 5 लिख लेंगे, सी के नीचे 7 लिख लेंगे, लेकिन न्यू लाइन में, क्योंकि ये न्यू वैल्यू गिवन है। अब हमारे पास ये जो पहली गिवन वैल्यू थी इसके अंदर सी की कीमत नहीं है, इसलिए ये सी वाला पोर्शन जो है ये पहली लाइन के अंदर एम्प्टी है, और दूसरी वैल्यू में हमारे पास बी की कीमत नहीं है, लिहाजा बी वाला जो पोर्शन है ये एम्प्टी है। अब हमने इन एम्प्टी पोर्शंस को फिल करना है, और फिल करने का सबसे आसान तरीका है, आपने जिस भी एम्प्टी फोल्डर को फिल करना है उसके अंदर आपने देखना है कि उसके साथ वाला हॉरिजेंटली जो नंबर है उसकी क्या वैल्यू है। तो इस सी के साथ हॉरिजेंटली ए की वैल्यू 3 है, लिहाजा इस सी की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इस जगह का कौन सा नंबर आना है। हॉरिजेंटली इसके साथ वैल्यू 5 है, लिहाजा इस खाली पोर्शन के अंदर भी वैल्यू 5 आ जाएगी। जब हम फिलअप कर देंगे इन एम्प्टी स्पेसिस को, उसके बाद हम डायरेक्टली इनको आपस में मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ को ड्राइव कर लेंगे। तो 7 3s आर 21, 5 3s आर 15, 5 5s आर 25। तो हमने इन वैल्यूज़ को ड्राइव कर लिया है। अब हमने देखना है कि ये जो 3 आंसर आए हैं बी, ए और सी के, ये किसी मल्टीपल के साथ डिवाइड होते हैं सारे। तो ना तो ये 5 के साथ होते हैं सारे, ना 2 के साथ होते हैं, ना 3 के साथ होते हैं, ना 7 के साथ होते हैं। तो ये किसी भी दूसरे नंबर के साथ तीनों एक साथ डिवाइड नहीं होते, लिहाजा हमारा फाइनल आंसर यही वाला है। तो हमने चूँकि निकालना था बी रेशियो सी, लिहाजा बी रेशियो सी हमारे पास आ जाएगा 25 और 21, क्योंकि ये बी की वैल्यू 25 है और ये सी की वैल्यू 21 है, लिहाजा बी रेशियो सी हमारे पास आ जाएगा 25 21। अब ये जो मेथड है ये बेसिकली बेसिक मेथड है और स्टेप बाय स्टेप मेथड है, लेकिन एफपीएससी पीपीएससी के अंदर ना तो आपको एक्स्ट्रा शीट दी जाती है और ना ही आपको ये अलाउ किया जाता है कि जो क्वेश्चन शीट है उसके ऊपर जो है वो अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लें।
इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं जो साथ में पेपर बोर्ड लेके जाते हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके लिख लेते हैं गैस के तौर पे, या फिर जो बेंच या आपको चेयर होती है और उसमें जो साइड पे लिखने के लिए होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत लिख के जो है वो गुजारा कर लेते हैं और मैथ जो प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अब जो रिसेंटली FIA के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू हो रहे हैं, जो कि कंप्यूटर के ऊपर आपसे जो है वो टेस्ट लेते हैं। उसमें ना तो आपके पास पेंसिल होगी, ना ही जो है वो आप लिख सकते हैं। आपने सिर्फ माउस की मदद से टिक करना जो भी राइट ऑप्शन होगा। तो उसके लिए हमें ये जो क्वेश्चंस गिवन है इनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, यानी कम से कम हाफ तो इसको हम डायरेक्टली माइंड के अंदर सॉल्व कर लें। और वही मेथड मैं आपको जो है यहाँ पे बताऊंगा कि आपने स्टेटमेंट के थ्रू डायरेक्ट आंसर कैसे ड्राइव करना है, बजाय इसे स्टेप बाय स्टेप लेंथी जो प्रोसेस है उसके। तो सबसे पहले जो है हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब आते हैं हमारे उस डायरेक्ट मेथड पे। हमने वैल्यू मालूम करनी है B/C, और सबसे पहले हम अगेन गिवन में देखेंगे कॉमन वैल्यू कौन सी है। तो चूंकि हमें पता है कॉमन वैल्यू A की है, लिहाजा A के अकॉर्डिंग हम अपनी B/C निकालेंगे। B की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, और इस 5 को सेकंड वैल्यू का जो कॉमन हमने निकाला है 5 उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5s आर 25। इसी तरह C की जो कीमत है 7, इसको जो पहली वैल्यू का कॉमन है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3s आर 21। तो B/C हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही ड्राइव कर ली है। कैसे की है? कॉमन सबसे पहले फाइंड किया है, A कॉमन है, लिहाजा जो पहली गिवन वैल्यू है उसकी कीमत को दूसरी गिवन वैल्यू की कीमत का जो कॉमन A है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह जो दूसरी वैल्यू है उसकी कीमत को पहली वैल्यू के कॉमन A की कीमत के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास वो वैल्यूज़ आ गई जो हमने ये कम्प्लेक्स मेथड करते हुए स्टेप बाय स्टेप किया था। तो हमने ये सारा प्रोसेस जो यहाँ पे किया था उसको हमने स्किप करके डायरेक्ट वैल्यू ये निकाल ली है। अब अगर आप इस स्टेटमेंट से ये वैल्यू लिखेंगे तो तकरीबन आपको 4 से 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन हम इसको भी हाफ कर सकते हैं इस टाइम को भी, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है। 100 MCQs होते हैं और 90 मिनट में करने होते हैं। तो जितना मैक्सिमम हम टाइम सेव कर सकें उतना हमारे लिए बेस्ट होता है। तो उसके लिए हम किस मेथड को अपनाएंगे? फ़र्ज़ करें हमारे पास ये MCQs गिवन है A, B, C और D, इनके ऑप्शंस जो हैं ये गिवन है इस MCQs के। अब हमने चेक करना है कि कौन सा आंसर जो है वो हमारा आंसर है B/C का। उसके लिए सिंपली वही मेथड अपनाएंगे। हम सबसे पहले B की वैल्यू निकालेंगे, B के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वैल्यू की कॉमन A की वैल्यू के साथ। तो 5 5s आर 25। B की वैल्यू पहली वैल्यू है, लिहाजा पहली वैल्यू हमने देखनी है कि 25 कौन सी है। 35 है, 29 है, 25 है, 21 है। ये वाली वैल्यू जो है इसके अंदर पहली वैल्यू 25 है, लिहाजा हमारा आंसर भी यही होगा। यहीं पे हमने डायरेक्ट कर लिया। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज़ निकाली थी, अब हमने सिर्फ सिंगल वैल्यू निकाल के हमने अपना आंसर ड्राइव कर लिया। तो इसी तरह जो है हम डायरेक्ट जो है वो मेथड अप्लाई करते हुए अपने क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस है, इफ़ A/B is equal to 4/3, A/C is equal to 2/3, फाइंड A/B/C। तो हमने A/B/C फाइंड करनी है। दो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। तो अब हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है। इन दोनों में अगेन A की वैल्यू कॉमन है, यानी इसमें भी A है, इसमें भी A है। तो A हमारे पास कॉमन हो गया। उसके बाद हम A की वैल्यू जब निकालेंगे तो पहले A की जो वैल्यू है उसको दूसरी वैल्यू का जो कॉमन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2s आर 8। इसी तरह जब B की वैल्यू निकालेंगे तो इसको दूसरी वैल्यू के कॉमन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2s आर 6। इसी तरह अब हमने C की वैल्यू निकालनी है तो इसको पहली वैल्यू का जो कॉमन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो C की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे C की वैल्यू ये है 3 वाली। तो इसको पहली वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 3s आर 12। तो हमारे पास 12 आ गए।
अब हमने वो जो स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन थी, स्टेप सारे थे, उसको स्किप करके डायरेक्ट हमने वैल्यूज़ निकाल दी हैं। अब हम देखेंगे कि ये किस कॉमन के साथ जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। ये सारे के सारे 2 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं। 2 के साथ जब 8 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 को कट करेंगे 2 के साथ तो 3 आ जाएगा, और 12 को करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब मज़ीद ये किसी भी नंबर के साथ सारे के सारे डिवाइड नहीं होते, लिहाजा हमारा फाइनल आंसर जो है वो यही है 4:3:6, जिसको हमने सिर्फ 2 स्टेप के अंदर कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है केस नंबर 3। इफ़ A/B इज इक्वल टू 2:3, B/C इज इक्वल टू 3:4, C/D इज इक्वल टू 4:5, फाइंड A/B/C/D। जो पहला हमने केस स्टडी किया उसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, और जो हमने सेकंड केस पढ़ा उसके अंदर हमने 3 वैल्यू फाइंड करनी थी, और ये जो हम थर्ड केस फाइंड कर रहे हैं इसमें जो 4 वैल्यूज़ हैं इनको हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले जो है हम डायरेक्ट मेथड ही अपनाएंगे। हम देखेंगे कि जो फर्स्ट 2 गिवन वैल्यूज़ हैं उनके अंदर कॉमन वैल्यू कौन सी है। तो जो फर्स्ट गिवन वैल्यूज़ हैं उनमें कॉमन हमारे पास b की कीमत है, लिहाजा हमारे पास जो कॉमन आया वो फर्स्ट वैल्यूज़ में b आया, और सेकंड जो वैल्यूज़ हैं आखिरी उनके अंदर जो कॉमन है वो c है, इसमें भी c है और इसमें भी c है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन्स हैं, पहली 2 के अंदर b है और लास्ट 2 के अंदर c है। तो हम सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो a की जो वैल्यू है वो है 2। इस 2 जो हमारे पास कीमत है a की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वैल्यू का जो कॉमन है उसके साथ 3 के साथ, और फिर उसके साथ करने के बाद हम इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वैल्यू के कॉमन के साथ 4 के साथ। यानी यहाँ पे हमें 3 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कॉमन है ये 2 हैं और वैल्यूज़ 3 है, तो तीनों वैल्यूज़ को एक साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले a की कीमत को हमने इस कॉमन b की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर नेक्स्ट वाला हमारे पास बनता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आंसर आएगा 4 3s are 12 और 12 2s are 24। अब यहाँ पे आपने इस वैल्यू को इस c के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी कॉमन वैल्यू है। इसके साथ इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये पहली 2 का हम देख रहे हैं, तो पहली 2 में ये b कॉमन है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाली है उसमें c आता है। तो जब हम पहली 2 देखेंगे उसके अंदर हम सिर्फ b को देखेंगे, और जब अगली देखेंगे उसके अंदर हम c को देखेंगे। लिहाजा अब हम आते हैं b की वैल्यू के ऊपर। b की कीमत कितनी है 3। इस b की कीमत 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड वैल्यू की b की कीमत के साथ जो कि हमारा कॉमन है, और नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस 4 के साथ जो कि नेक्स्ट वैल्यू का कॉमन c है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। 3 3s are 9 और 9 4s are 36। नेक्स्ट अब हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, c की निकालनी है। तो c की ये जो वैल्यू है कीमत है वो है 4, और इस c की कीमत 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट जो वैल्यू का कॉमन है उसके साथ। 4 4s are 16, और अब हम इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी पहली वैल्यू है उसके जो कॉमन है 3 b का इसके साथ। तो 4 4s are 16 और 16 3s are 48। ठीक है, इसी तरह अब हम d की वैल्यू निकालेंगे। d की जो वैल्यू है वो 5 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास पिछली वैल्यू का कॉमन है, क्योंकि ये c वाली वैल्यू लिहाजा यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो कॉमन मानी जाएगी। तो 5 4s are 20, और इस 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू के कॉमन इस 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23s are 60। तो इस तरह हमने डायरेक्ट मेथड के ज़रिए हमने अपनी वैल्यूज़ को निकाल लिया है, बगैर जो है वो कम्प्लेक्स स्टेप बाय स्टेप मेथड अपनाने के। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, जिनके साथ ये डिवाइड हो रहे हैं कॉमन के साथ, ये 2 के साथ डिवाइड हो रहे हैं सब के सब। तो जब हम इन सब को
2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी 12 2s आर 24, 18 2s आर 36, 24 2s आर 48 और 32s आर 60। अब अगेन ये जो सारे हैं ये अगेन 2 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो अब हम इन सबको अगेन 2 के साथ जो है डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। अब ये अगेन जो है वो 3 के साथ सारे जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। अब हम 3 के साथ इन सबको जब डिवाइड करेंगे, कट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 3 4 एंड 5। अब ये मज़ीद किसी नंबर के साथ जो है वो डिवाइड नहीं हो रहे, लिहाजा हमारी फाइनल वैल्यू जो है वो यही वाली है। तो हमने A रेशो B रेशो C रेशो D निकाल लिया है। अब यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करना चाह रहा है, ज़रूरी नहीं 2 2 के साथ आप करते रहें, डायरेक्ट आप 4 के साथ भी इनको मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास तब भी जो है वो डायरेक्ट जो है एक आध स्टेप जो है वो स्किप हो जाएगा। तो ये जिसने जिस तरह करना है उसके लिए इजी रहेगा। मैंने ये इसलिए स्टेप बाय स्टेप किया है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट करने में मुश्किल आएगी, इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप 2 3 या 4 या 7 या इस तरह छोटे नंबरों के साथ चेक करेंगे कि किसके साथ ये डिवाइड हो रहा है। खैर, अब मैं एक बार ये जो A रेशो B रेशो C रेशो D है इसको स्टेप बाय स्टेप भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको इसके पीछे की साइंस पता हो, क्योंकि हमने सिर्फ 2 के स्टेप बाय स्टेप चेक किया था जब हमारे पास A B और C 3 वैल्यूज़ थी। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, लिहाजा हमने 4 के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होता है। तो अब हम आ जाते हैं A B C और D के। हमने दरमियान में B और C को इसलिए रखा है क्योंकि पहली 2 वैल्यूज़ में B कॉमन था और अगली 2 वैल्यू में C कॉमन था, लिहाजा B और C को हमने दरमियान में रख लिया कॉमन होने की वजह से। अब पहली वैल्यूज़ के अंदर जो है वो A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, लिहाजा 2 और 3 लिख लेंगे। C और D की वैल्यू गिवन नहीं है, इनको खाली छोड़ देंगे। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू गिवन है इसके अंदर B की कीमत 3 है, C की कीमत 4 है। सेकंड लाइन में B की कीमत 3 लिख दी, C की कीमत 4 लिख दी, A की कीमत छोड़ दी, D की कीमत छोड़ दी क्योंकि वो दोनों इसमें नहीं है। इसी तरह जो थर्ड गिवन है इसके अंदर C की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू 5 है, तो थर्ड लाइन के अंदर C की वैल्यू 4 आ गई, D की वैल्यू 5 आ गई। अब हमने देखना है कि इन खाली जगह के अंदर हमने कैसे फिलिंग करनी है, क्योंकि पहले 3 थे तो हम साथ वाला देख के इसको लिख लेते थे और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते थे। अब 2 2 हमारे पास खाली बॉक्सेस हैं, इनको कैसे करना है, इनको भी हमने सेम उसी मेथड के ज़रिए करना है। अगर D की वैल्यू लिखनी है तो हम देखेंगे इसके साथ वाली वैल्यू कौन सी है, क्योंकि साथ कोई भी नहीं है, लिहाजा हम इसकी साथ वाली वैल्यू देखेंगे। तो C की वैल्यू के लिए हम इसकी साथ वाली वैल्यू देखेंगे 3, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब ये 3 आ गई, तो अब D की साथ वाली जो वैल्यू है ये भी हमारे पास 3 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि A की इस वैल्यू के साथ कौन सी वैल्यू है, 3 है, लिहाजा इस खाली जगह पे हमारे पास 3 आ जाएगा। और यहाँ पे खाली जगह के साथ हमारे पास वैल्यू क्या है 4 है, तो जब हम इसको 4 लिखेंगे तो ये भी फिल हो जाएगी। और इस तरह इस खाली जगह के साथ 4 है, यहाँ पे 4 आ गया, लिहाजा यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इन खाली जगह को अगेन फिलअप कर लेना है, और जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि सेम हमारे पास यही आंसर आ रहे हैं जो हमने डायरेक्ट निकाले थे। अब डायरेक्ट आपने जब प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तभी आप डायरेक्ट जो है वो ड्राइव कर पाएंगे। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं सिर्फ केस के अकॉर्डिंग आपको करवा रहा हूँ। ये 3 केसेस मैंने करवाए हैं। इन 3 केसेस में हज़ारों क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, स्टेटमेंट्स को तब्दील कर देता है और दैन जो फाइंड करना होता है उसको तब्दील कर देता है। आपने स्टेटमेंट को समझना है और मेथड को रट्टा लगाना है। जो करने का मेथड होता है क्वेश्चन, उसको मेथड को रट्टा लगाते हैं, क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाते। स्टेटमेंट समझते हैं और स्टेटमेंट को समझते हुए आपने देखना होता है कि जो आपने मेथड्स देखे हैं उनमें कौन सा मेथड इस स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं केस नंबर 4 पे। इन अ मैथ टेस्ट पास टू फेल रेशियो इज 3:5। देयर आर 40 बॉयज इन द क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड।
तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पास टू फेल रेशो के ऊपर। हमने पास टू रेशो फेल हमारे पास गिवन है और हमें बताया गया है कि 40 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, कितने स्टूडेंट इनमें से फेल हुए हैं। तो अगर हम देखें 40 क्लास के स्टूडेंट्स को इन्होंने टोटल 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिनमें 5 हिस्से जो हैं वो फेल स्टूडेंट्स के लिए रखे हैं और 3 हिस्से जो हैं ये पास स्टूडेंट्स के लिए रखे हैं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ पार्ट्स कर लेंगे, टोटल पार्ट्स निकालेंगे कि कितने हिस्से किए गए हैं पूरी क्लास के। तो सम ऑफ पार्ट्स में 3 + 5 हमारे पास आ जाएगा 8, यानी टोटल 8 हिस्से किए गए हैं 40 की क्लास की स्टूडेंट के। लिहाजा हम एक हिस्सा निकालेंगे कि एक हिस्से में कितने स्टूडेंट्स आते हैं। अगर 40 के 8 हिस्से कर दिए हैं तो एक हिस्से में कितने आएंगे, तो उसके लिए हम 40 को ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, टोटल जितने भी हिस्से हैं। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, यानी एक हिस्से के अंदर उन्होंने 5 स्टूडेंट्स को रखा है। 5 स्टूडेंट्स मिलके एक हिस्सा बनाते हैं, एक पार्ट बनाते हैं और टोटल 8 पार्ट किए हैं उन्होंने क्लास के। अब हम चूँकि हमारे पास एक हिस्से की वैल्यू आ गई है, लिहाजा हम पास टू फेल जो पहली वैल्यू है ये पास के लिए है और फेल के लिए सेकंड वैल्यू है, क्योंकि फेल सेकंड नंबर पे है। तो हमसे पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनकी कीमत कितनी है, 5। उनके हिस्से कितने हैं, 5। एक हिस्से की हमारे पास वैल्यू है, लिहाजा हमने 5 हिस्सों की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 हिस्सों को इस 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद आ जाएगी 25, यानी 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं केस नंबर 5 पे। इन अ क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 1:3। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। यानी अब न्यू क्लास है, इसके अंदर बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो, बॉयज़ की रेशियो की कीमत है 1, गर्ल्स की रेशियो की कीमत है 3। हमने बताना है कि कितनी परसेंट में गर्ल्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं, एक हिस्सा बॉयज़ का है क्लास का और 3 हिस्से लड़कियों के हैं। तो टोटल ये कितने हो गए, 4। और टोटल परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है, 100। और जब हम 100 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास 25 वैल्यू आ जाएगी। उस 25 को हम इस गर्ल्स की कीमत के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गर्ल्स की जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो आ जाएगी, जो कि है 75%। 75% बनती है। अब इसको डायरेक्ट हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगेन हम सम ऑफ पार्ट्स करेंगे, जितने हिस्से किए गए हैं क्लास के। तो वो हिस्से किए गए 1 + 3 = 4। अब हमने एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए 100, क्योंकि टोटल परसेंटेज होती है 100 हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, क्योंकि 100% के 4 हिस्से किए गए हैं, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 25%। चूँकि पूरी क्लास जो है उसका 3 जो हिस्से हैं वो गर्ल्स पर मुश्तमिल है और यही हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी परसेंटेज के हिसाब से गर्ल्स हैं। तो हम इस 25% को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 के साथ, ये जो 3 के गर्ल्स के हिस्से हैं। तो 25 × 3 = 75%, जो कि मैंने डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट देखते हुए ही बता दिया है। मैंने ये वाली कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ स्टेटमेंट से मैंने आपको आंसर बता दिया है। तो ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए, आपको पता चल जाए कि इसके पीछे हमने कौन सी मैथमेटिक्स अप्लाई की है, किस तरह इसको सॉल्व किया है कि डायरेक्ट ही हम 75 पे पहुंच गए हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप भी बगैर ये स्टेप बाय स्टेप मैथ करने के डायरेक्ट स्टेटमेंट से उसका आंसर ड्राइव करने के कैपेबल हो जाएंगे। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको जो है ये मैथ आएगा। प्रैक्टिस के बगैर आपको मैथ नहीं आएगा। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप मैथ के अंदर माहिर होते जाएंगे। सिर्फ 3 काम आपने करने हैं, स्टेटमेंट को समझना है, मैथड को रट्टा लगाना है और थर्ड काम आपने करना है, प्रैक्टिस करनी है जब तक आप उस चीज़ में माहिर ना हो जाएं। नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 3 है। मुन्ना हैज़ 3 टाइप्स ऑफ बाल्स, रेड, ब्लैक एंड पिंक। मुन्ना के पास 3 तरह के बालें हैं, रेड है, ब्लैक है और पिंक है। इफ़ देयर आर रेशियो इज़ 2, 3, 5, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बाल्स आर पिंक। अगर तो रेशियो इस हिसाब से हैं तो फिर पिंक जो हमारे पास बॉल्स हैं इस मुन्ना के पास,
उसकी परसेंटेज कितनी बनती है। तो अगेन हम चेक करेंगे कि कितने हिस्से किए गए हैं। 5, 3 और 2 ये टोटल बनते हैं 10, यानी 10 हिस्से किए गए हैं। परसेंटेज होती है टोटल 100। 100 को जब हम 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। जब एक हिस्से की वैल्यू 10 आ गई तो हमने मालूम किसका करना है, पिंक का। ये पिंक की वैल्यू कौन सी है, थर्ड वाली, रेड ब्लैक पिंक। तो थर्ड पे हमारे पास वैल्यू है 5 की। 5 को जब हम इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा। यानी सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ पार्ट्स। तो कितने पार्ट्स हैं, 2, 3 और 5, जो कि बनते हैं टोटल 10। अब हम एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। टोटल परसेंटेज होती है 100। 100 को डिवाइड करेंगे जितने इसके हिस्से किए गए हैं उसके साथ। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी 10%। चूँकि हमने पिंक का मालूम करना है और पिंक को इन्होंने 5 हिस्से दिए हैं सब हिस्सों में से, तो लिहाजा हम इस 10 को पिंक के 5 हिस्सों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 50% जो है वो पिंक बाल्स हैं मूना के पास। नेक्स्ट केस 7 है। इफ़ एन अमाउंट ऑफ 120 इज डिवाइडेड among A and B in the ratio 1:2 then A will get, यानी अमाउंट है हमारे पास 120 और इसको डिवाइड किया गया है A और B के दरमियान इस रेशो के हिसाब से, और हमने A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि कितने हिस्से किए गए हैं, 3 हिस्से किए गए हैं। इन 3 को डिवाइड करो 120 पे तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। तो एक हिस्से की कीमत कितनी आ गई, 40। इस ए को कितने हिस्से मिले हैं, पहले नंबर पे ए है लिहाजा पहली वैल्यू ए की होगी। ए को मिले है एक हिस्सा 40 का, लिहाजा हमारा आंसर क्या होगा, 40 रुपीज़ ए को मिले हैं। और बी को मिले हैं 42,080 80 बी को मिले हैं। सॉल्व करते हैं, जिस तरह करते हैं सम ऑफ पार्ट्स हमारे पास आ जाएगा अगेन 3। 1 वैल्यू ऑफ 1 पार्ट निकालेंगे, टोटल 120 को डिवाइड कर देंगे इस 3 के साथ तो हमारे पास आ जाएगी एक हिस्से की वैल्यू जो कि है 40। वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, इस 40 को ए की वैल्यू ए के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 8 आ जाता है। अ आइस बार सोल्ड 90 कप्स ऑफ आइसक्रीम इन देयर डिफरेंट फ्लेवर्स मैंगो, बनाना एंड वनीला विद रेशो 5, 12, 13 रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी मैंगो कप्स वर सोल्ड। एक आइस बार है जो 900 कप्स जो है वो सोल्ड करती है इनके मैंगो, बनाना और वनीला फ्लेवर के, और इनकी रेशो भी गिवन है 5, 12, 13। हमने मालूम करना है कि कितने मैंगो कप्स जो हैं वो सोल्ड होते हैं। तो सबसे पहले अगेन हम इनको आपस में ऐड कर लेंगे। 5 और 12 17, 17 और 13 ये 30 बनते हैं। 30 पार्ट्स किए गए हैं टोटल 90 कप्स के। तो 90 को जब 30 पे डिवाइड करेंगे, 0 के साथ 0 गया, 90 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास 30 है। और चूंकि हमने मैंगोज़ फाइंड आउट करने हैं कप कितने हैं, तो मैंगो का जो हिस्सा उन्होंने रखा है ये फर्स्ट वैल्यू है मैंगो, तो फर्स्ट वैल्यू के 5 हिस्से किए गए हैं मैंगो के। तो एक हिस्सा 30 है, लिहाजा 5 हिस्से हमारे पास होंगे 35 आर 150। तो 150 जो कप्स हैं ये सोल्ड होते हैं। अब हम आ जाते हैं रिटर्न सोल्यूशन पे। सम ऑफ पार्ट करेंगे। जब हम सम ऑफ पार्ट्स करेंगे इन सब के तो हमारे पास 30 आंसर आ गया। एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, टोटल 90 कप को डिवाइड करेंगे टोटल पार्ट्स के ऊपर तो हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। जब एक पार्ट की वैल्यू आ गई तो अब हम जो मैंगो है इसके जो 5 पार्ट हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो एक पार्ट वैल्यू को मैंगो के 5 पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 150, जो कि हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही निकाल लिया था। तो आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि स्टेटमेंट से ही डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकें। नेक्स्ट केस नंबर 9 है। In a jar there are 140 marbles of 3 colors, red, pink and blue. If red ratio pink is 2:3 and pink ratio blue is 4:5, how many of them are red? 140 एक जार के अंदर टोटल मार्बल हैं
जिनके अंदर रेड और पिंक की रेशो ये है और पिंक और ब्लू की रेशो ये है। हमने फाइंड आउट करना है रेड की रेशो क्या है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट से डायरेक्ट रेशो अब हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमारी वैल्यू जो गिवन है हमें चाहिए गिवन वैल्यूज़ के हिसाब से, वो हम ड्राइव नहीं कर सकते डायरेक्ट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अलग अलग हमारे पास दो वैल्यूज़ के अंदर दी गई है और हमने तीसरी जो रेशियो है वो मालूम नहीं करनी, हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो रेड, पिंक और ब्लू दिया गया है, हमने इन तीनों को रेशो के हिसाब से अरेंज करना है कि इन तीनों की रेशो क्या बनती है। यानी रेड, पिंक और ब्लू की रेशो क्या है, इन सबको जब आपस में कंपेयर करेंगे उसके बाद फिर हम इस कापेबल होंगे कि हम रेड की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकें। तो इसके लिए हमारी मजबूरी है कि हम रेड, पिंक और ब्लू वाली जो रेशो है वो सबसे पहले ड्राइव करेंगे लिख के। और वो हमने कैसे करनी है, वो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर ये जो पहली वैल्यू है और दूसरी है, इसके अंदर जो कॉमन है वो पिंक है। तो चूंकि हमारे पास पिंक कॉमन है, लिहाजा इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज़ को निकालेंगे। रेड की जो कीमत है 2, इसको इस पिंक की कीमत के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 आर 8। इस पिंक की वैल्यू को नेक्स्ट कॉमन जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 4 3 आर 12। और अब ये जो ब्लू है इसकी वैल्यू को पिछली कॉमन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 आर 15। अब हम देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहे हैं, किसी पे डिवाइड नहीं ना हो रहे, लिहाजा हमारे पास ये वैल्यू आ गई जिसके अंदर ये तीनों की रेशो आ गई है। अब हम इसको डायरेक्ट जो है माइंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। 12 और 8 हमारे पास बनते हैं 20, 20 और 15 35। 35 को जब हम डिवाइड करेंगे टोटल हमारे पास 35 पार्ट्स आ गए। इस पे डिवाइड करेंगे 140 पे, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो एक पार्ट की वैल्यू है हमारे पास 4। जब एक पार्ट की वैल्यू आ गई तो रेड वाला जो हमारे पास है उसके कितने पार्ट हैं? टोटल 8 पार्ट हैं। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास 32 आंसर आ जाएगा। यानी सम ऑफ पार्ट्स करना है हमने, इन सब पार्ट्स को आपस में ऐड करना है। 35 टोटल पार्ट्स बने हैं 35 हिस्से हुए हैं। अब एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है। टोटल मार्बल डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 4। एक हिस्से की वैल्यू 4 आ गई। इसको हम रेड के 8 हिस्सों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेड मार्बल्स की कीमत आ जाएगी जो कि है 32। तो इस तरह हमने फाइंड आउट कर लिया कि उस जार के अंदर रेड मार्बल्स हैं 32। नेक्स्ट केस नंबर 10 है। 3 partners A, B and C invest 45,000, 36,000 and 54,000 respectively in a business. Out of total profit 3,35,000, what will be the share of B? यानी 3 पार्टनर्स हैं A, B और C रिस्पेक्टिवली, यानी तरतीब के साथ। A की वैल्यू पहली है, B की वैल्यू दूसरी है, C की वैल्यू तीसरी है। इस अकॉर्डिंगली उन्होंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है जिसमें प्रॉफिट उनको हुआ है 3,75,000 का। बी का हमने हिस्सा मालूम करना है, शेयर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ए, बी, सी को रेशियो के अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं। अब हमने इनको सिंपलीफाई करना है जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनको 1000 के साथ अब डिवाइड करेंगे तो ये 3 को 3 सिफर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे तीनों वैल्यूज़ के में से। अब हम इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि तीनों 3 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो जब हम 45 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15। 36 को करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12। 54 को करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 18। नेक्स्ट अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन ये 3 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। 5 को 3 पे करेंगे, 15 को करेंगे 3 पे तो हमारे पास आ जाएगा 5। 12 को 3 पे करेंगे तो आ जाएगा 4। 18 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब मज़ीद ये किसी के ऊपर भी डिवाइड नहीं हो रहे, लिहाजा ये हमारी फाइनल वैल्यू है। अब हम इन सब पार्ट्स को आपस में जो है वो ऐड कर लेंगे। 6 और 4 10, 10 और 5 15, यानी टोटल हमारे पास सम ऑफ पार्ट्स आ जाएगा 15। अब हमने एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है। एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए जो वैल्यू गिवन है हमारे पास टोटल प्रॉफिट उसको ऊपर रख लेंगे और जितने इसके हिस्से हुए हैं 15 हिस्से हुए हैं 15 पे डिवाइड कर देंगे। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स, तो हमारे पास एक हिस्से का
प्रॉफिट आ जाएगा जो क्या है 25,000। अब एक हिस्से का प्रॉफिट हमारे पास आ गया है, हमने बी का शेयर मालूम करना है और बी का शेयर कितना है 4। तो इस 25,000 को हम इस फाइनल जो वैल्यू बी की आई थी इसके 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बी का हिस्सा आ जाएगा जो कि बनता है 1,00,000। ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 11 है। अ प्रॉफिट ऑफ 24 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन अ रेशो 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द शेयर ऑफ ए। अब इसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट हमें वो वैल्यू दी हुई है रेशो के अंदर। पिछला जो हमने किया था उसमें रेशो के अंदर वैल्यू नहीं थी, उसमें सिर्फ कीमतें दी गई थी जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था, इसको हमने रेशो के अंदर तब्दील किया था। अब यहाँ पे उन्होंने रेशो हमें दी हुई है और इस रेशो को हम अगेन जो है वो इस स्टेटमेंट के थ्रू ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 5 + 4 9, 9 + 3 12, यानी टोटल 12 हिस्से किए गए हैं इस टोटल वैल्यू के। जब इसको 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 12 2s आर 24, अगेन वो नहीं होता इसकी वजह से 0, और जब इसके साथ अगेन हम इस 24 को ऐड करेंगे तो 12 2s आर 24, तो 202 हमारे पास टोटल वैल्यू आती है एक पार्ट की। हमने ए का शेयर मालूम करना है तो 202 को हम इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ए की वैल्यू के साथ, तो ये हमारे पास 606 वैल्यू आ जाती है। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप भी देख लेते हैं। सम ऑफ पार्ट्स आ जाएगा 3 + 4 + 5, ये वाली जो रेशो है 12 आ गया। वन पार्ट की वैल्यू 20 टोटल डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स 12, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 202 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ए हमने फाइंड आउट करनी है। एक पार्ट की वैल्यू 202 है और ए के हिस्से कितने पार्ट आते हैं, 3 पार्ट आते हैं ये वाले, तो 202 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 606। नेक्स्ट केस नंबर 12 है। The sum of 95,000 is to be divided among A, B and C in such a way that A/B is equal to 2/3 and B/C is equal to 2/3. What will be the share of A? हमने A का शेयर बताना है। उसके लिए अगेन हमें A/B, B/C को A/B/C के अंदर करना पड़ेगा। उसके लिए हम A/B/C लिख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, B की वैल्यू कॉमन है, लिहाजा इसके अकॉर्डिंग जो हम डायरेक्ट मेथड अपनाएंगे। A की वैल्यू के लिए A की जो 2 कीमत है इसको सेकंड के अंदर जो कॉमन की वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2s आर 4। B की वैल्यू को सेकंड जो वैल्यू गिवन है उसकी कीमत के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s आर 6। और C की वैल्यू निकालने के लिए C की जो वैल्यू है इसको जो पिछली वैल्यू का कॉमन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s आर 9, तो हमारे पास A/B/C आ गया है। अब इसको मज़ीद हम किसी नंबर पे डिवाइड नहीं कर सकते, लिहाजा यही हमारी फाइनल जो है वो रेशो है। 6 और 4 10 और 9 19 टोटल हमारे पास पार्ट्स बनेंगे। अब हमारे पास सम ऑफ पार्ट्स भी आ गया है 19। हमने टोटल वैल्यू को टोटल पार्ट्स पे डिवाइड करना है ताकि हमारे पास एक हिस्से की वैल्यू आ जाए। तो वैल्यू ऑफ वन पार्ट निकालने के लिए टोटल वैल्यू को डिवाइड करेंगे टोटल पार्ट्स पे, तो हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 5,000। अब हमने मालूम किसका करना है, शेयर, ए का शेयर मालूम करना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है इस फाइनल रेशो के अंदर, 4, तो 5,000 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सम ट्रिकी क्वेश्चंस। पहले जो हमने किए हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। स्ट्रेट हमारे पास जो है उन्होंने हमें दी हुई थी वैल्यूज़ और स्ट्रेटली पूछा गया था कि हमें ये बता दें। अब थोड़ी ये ट्रिकी है, यानी स्टेटमेंट को हमें समझना पड़ेगा कि उन्होंने पूछा क्या है और हमने जवाब क्या देना है। ये डायरेक्ट जो है वो सिंपली क्वेश्चन आंसर वाला सीन नहीं होता इसमें। केस नंबर 13 है। 3 पार्टनर्स एग्री टू डिवाइड देयर प्रॉफिट इन सच आ रेशो 2:4:7। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर इन प्रॉफिट ऑफ 2,6,000।
यानी 26,000। तो पहले जो है वो हमारे पास रेशियोज़ आती थी, रेशियोज़ को हम आपस में रेशियोज़ के साथ जो है वो कंपेयर करके और उनको सॉल्व करके आंसर निकालते थे। अब इन्होंने 2 क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है। 2 क्वेश्चन को कैसे ऐड किया है? उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालें इस रेशियो के हिसाब से, और फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालें और फिर उन दोनों को जो है वो माइनस कर दें, और माइनस करने के बाद जो आंसर आए वो हमें बताएं। तो टोटल जो है वो 2600 हमारे पास बनता है, जितना भी प्रॉफिट है। अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है 7 और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2 है। तो हमने बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू का डिफरेंस मालूम करना है। क्या आएगा? 7 में से 2 गए 5, ये हमारे पास डिफरेंस वैल्यू आ गई। वो हमें चाहता है कि हम ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करें और स्मॉलेस्ट करें, फिर ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट निकालें, तब हम आंसर दें। इस तरह क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाता है। हम डायरेक्ट जो है ग्रेटेस्ट जो रेशियो है उसको माइनस कर देंगे लोवेस्ट रेशियो के साथ, हमारे पास 5 डिफरेंस आ जाएगा। अब हमने सिंपली वही मेथड अपनाना है। ये हमारे पास 5 हिस्से हमने मालूम करने हैं। अब ये वाला जो 5 आया है, तो 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 को जब 26 पे डिवाइड करेंगे, टोटल 13 पार्ट्स हैं, टोटल वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2000 एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी। एक हिस्से की वैल्यू 2000 आ गई, और 5 हिस्सों की हमने मालूम करनी है, जो कि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू का डिफरेंस है। तो 5 हिस्सों की वैल्यू और ये जो हमारे पास आई है एक हिस्से की वैल्यू, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,000 आंसर आ जाएगा। सम ऑफ पार्ट्स 13, वैल्यू ऑफ वन पार्ट, टोटल वैल्यू को डिवाइड करेंगे 13 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000। डिफरेंस ऑफ रेशियोज़ का डिफरेंस निकालेंगे, बड़ी रेशियो में से छोटी रेशियो निकाल ली 5। अब हमने इस 5 पार्ट्स का वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पहले पार्ट्स की हमने निकाल ली है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट केस नंबर 14 है। इफ़ 5x इज इक्वल टू 3y एंड 2y इज इक्वल टू 7z, फाइंड x रेशो z। अब ये अगेन ट्रिकी क्वेश्चन है। रेशियो के अंदर उन्होंने वैल्यू नहीं दी, इन्होंने दूसरी वैल्यूज़ के अंदर वैल्यूज़ दी हैं। सबसे पहले हम इसको डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि इसकी पीछे की साइंस समझ आए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 5 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये हो गया है डिवाइड। ये y इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे इक्वल पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा x के साथ। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x बाय वाई और 3/5। अब जो है हम इसको रेशियो के अंदर चेंज कर लेंगे। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि ये जो कॉलन है रेशियो का, इसको हम चेंज कर सकते हैं डिवीजन के अंदर, और डिवीजन को चेंज कर सकते हैं इस ये जो बटे का साइन है इसके साथ। तो लिहाजा हमने उस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए डायरेक्ट इस बटे के साइन को चेंज कर दिया है रेशियो के साथ, यानी x रेशो y। x रेशो y आ गई, लिहाजा ये जो आगे वाली है ये भी इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी 3/5। तो इसको भी बटे की वैल्यू को हमने रेशियो के अंदर चेंज कर लिया है। जब रेशियो के अंदर चेंज हो गई है तब हम जो है वो इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब इस वाली वैल्यू को तो हमने रेशियो में कर लिया, अब हम इस वाली वैल्यू को रेशियो के अंदर चेंज करेंगे। सेम वही मेथड अपनाएंगे। यहाँ पे ये जो z है ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके y के साथ डिवाइड हो जाएगा इक्वल की दूसरी तरफ। यहाँ पे ये जो 2 है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन इसको रेशो में चेंज कर लेंगे, y रेशो z और 7/2। अब रेशोज़ के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। ये हमारे पास पहला जो केस हमने पढ़ा था वो अब केस बन गया है कि 2 रेशोज़ के अंदर गिवन है और तीसरी रेशो हमने मालूम करनी है, तो वो हम डायरेक्टली मालूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है वो हमारे पास y है। दोनों वैल्यूज़ के अंदर जो कॉमन कीमत है वो y है, और इस y के अकॉर्डिंग जो है अब हम x और z की कीमत निकालेंगे। x की कीमत है 3, इस 3 को दूसरी कॉमन वैल्यू y की कीमत के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7s
21। इसी तरह जी की कीमत को दूसरी कीमत का जो कॉमन वाई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2s आर 10। तो ये हमारे पास एक्स रेशो जी जो है वो आ गई है 21 और 10। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं होते, लिहाजा यही हमारी फ़ाइनल वैल्यू है और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। इसके अंदर मैंने ये जो चीज़ आपको करवाई है इसको आपने स्किप कर देना है। स्किप कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ पीछे की साइंस समझाने के लिए आपको बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होता है। आपने इसको करना नहीं है। इसको करने के लिए आपने डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है रेशो निकालने वाली चीज़ पे। एक्स रेशो वाई, एक्स और वाई दो क्वांटिटीज़ हैं। एक्स रेशो वाई लिख लें। एक्स की वैल्यू एक्स किसके बराबर है 3 के, 3 आ जाएगी। यहाँ पे वाई किसके बराबर है 5 के, 5 आ जाएगी। एक्स 3 के बराबर है, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। वाई किसके बराबर है 5 के और वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह इसके अंदर दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वाई और जी। वाई और जी की रेशो लिख लें। वाई किसके बराबर है 7 के, लिहाजा वाई की कीमत 7 आ जाएगी। जी बराबर है 2 के, लिहाजा जी की कीमत 2 आ जाएगी। तो ये वाली जो चीज़ है आपने स्किप कर देनी है। डायरेक्ट आपने यहाँ से रेशोज़ निकाल लेनी है और रेशो से डायरेक्ट फिर हम वैल्यू निकाल लेंगे अपनी जो हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट केस नंबर 15 है। अ बास्केट कंटेन 60 बनानाज एंड एप्पल्स। इफ देयर आर 45 एप्पल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशो बिटवीन एप्पल्स एंड बनानाज। एक बास्केट है जिसके अंदर 60 फ्रूट्स हैं और वो फ्रूट कौन से हैं बनानाज और एप्पल्स। बनाना और एप्पल्स की तादाद 60 है जिसमें से 45 एप्पल्स हैं और बाकी जो हैं वो ज़ाहिर है हमारे पास बनाना बचते हैं जो कि बनते हैं 15। 60 में से 45 एप्पल्स को निकाल दे तो बनानाज 15 बचते हैं। अब जो ट्रिकी क्वेश्चन उन्होंने किया है वो किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशो बिटवीन एप्पल्स एंड बनानाज। इसमें से पहले हमने जितने भी देखे हैं उनके अंदर हमें रेशो फाइंड आउट करनी थी, रेशो हमसे पूछी गई थी, लेकिन इसमें कहा गया कि जो हम ऑप्शन बता रहे हैं उसमें आपने बताना है कौन सी रेशो सही नहीं है इस एप्पल और बनाना की, तो वो हमने बतानी है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सही रेशोज़ कौन सी हैं इनकी, तो वो हम निकाल लेते हैं। एप्पल को हम ज़ाहिर कर लेते हैं ए के साथ, बनाना को ज़ाहिर कर लेते हैं बी के साथ। एप्पल बनाना की रेशो आ जाएगी हमारे पास, एप्पल्स की तादाद है 45, बनाना की आ गई 15। अब हम इसको 5 पे अगर डिवाइड करें दोनों को तो 45 को 5 पे करेंगे 9 आ जाएगा, 15 को करेंगे 3 आ जाएगा। अब ये मज़ीद 3 पे डिवाइड हो रहे हैं तो इनको 3 पे कर देते हैं अगेन। 9 3s आर 3 और 3 1s आर 3। जब इनको 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो अब मज़ीद जो प्यूरिफाइड रेशियो आई है वो है 3 1। अब हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं कि ऑप्शंस कौन से हैं। पहला ऑप्शन दिया है 9 3। क्या ये 9 3 रेशो बनती है? जी बिल्कुल, ये रेशो है बनाना और एप्पल की। इसी तरह जो सेकंड रेशियो है 1 और 2, हमें कहा गया है कि कैन नॉट बी रेशियो बिटवीन एप्पल्स एंड बनाना, यानी सबसे पहले हमने एप्पल देखना है फिर बनाना की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे 1 3 वाली वैल्यू नहीं है क्योंकि जो 1 वैल्यू है ये बनाना की है और यहाँ पे इन्होंने एप्पल की 1 लिखी है। एप्पल एंड बनाना की रेशियो मालूम करनी थी, पहली एप्पल की है तो इन्होंने एप्पल की 1 लिखी है, जबकि एप्पल की हमारे पास 3 आई है, बनाना की 1 है। तो ये वाली जो है ये भी हमारे पास यहीं पे गलत हो जाती है। ये जो आ गई बी ऑप्शन, ये वो वाला ऑप्शन है जो हमारी रिक्वायर्ड रेशियो के मुताबिक नहीं है, जो हमारी करेक्ट रेशियोज़ में नहीं आता। अब नेक्स्ट वाली भी देख लेते हैं। 45 और 15 जी करेक्ट है और 3 1 ये वाली रेशियो भी करेक्ट है, लिहाजा ये जो बी वाला ऑप्शन था ये गलत था। नेक्स्ट आ जाता है केस नंबर 16। अ कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 180 माइल्स इन 2 आवर while a bus covers a distance of 150 mile in 3 hour. What is the ratio between their distances covered in mile per hour? ये जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, सबसे पहले कार की दी गई है कि 150 माइल्स करती है 2 घंटे में और बस करती है 150 माइल 3 घंटे में, और हमने इनकी आपस में रेशो फाइंड आउट करनी है, लेकिन करनी माइल पर आवर में है। ये 2 घंटे और 3 घंटे में हमने एक एक घंटे में चेक करना है सबसे पहले कि ये कितना कितना कवर करती हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कार का। कार टोटल कवर करती है 180, कितने में करती है 2 घंटे में, लिहाजा जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 घंटे की वैल्यू आ जाएगी कि 1 घंटे में ये कितना कवर करती है 90 माइल्स
कवर करती है। अब हम बस का चेक कर लेते हैं। बस टोटल कवर करती है 150 3 घंटे के अंदर। तो जब हम 150 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 घंटे की वैल्यू आ जाएगी। 1 घंटे में ये 50 माइल्स कवर करती है और इसको अब हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पर माइल में ले आए, पर आवर में ले आए हैं। माइल पर आवर के अंदर हमारी दोनों ये वैल्यूज़ आ गई हैं। पहले माइल पर आवर के अंदर वैल्यू नहीं थी, तो जब हम इनको वैल्यूज़ में ले आए हैं अब हम इनकी रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो C रेशो B हमारे पास आ जाएगी। C की वैल्यू 90, B की वैल्यू 50। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये 0 जो है दोनों साइड से कट हो जाएगा 10 के साथ डिवाइड होने के बाद। तो पीछे वैल्यू बच जाएगी 9 और 5, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। इस रेशो के अकॉर्डिंग जो है हमने बता दिया कि इतने माइल पर आवर कार जो है वो कवर करती है और इतने माइल पर आवर के हिसाब से जो बस है वो कवर करती है। उनकी ये रेशो बनती हैं और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट केस नंबर 17 है। 7 women, 6 men and 5 children complete a job for 9900 if their total wages be in a ratio 3:4 find money earned by 5 children। अब ये जो क्वेश्चन है ये टोटल वेजेस के ऊपर है। जब ये वाला लफ्ज़ आ जाए ना वेजेस, इसमें आपने एक चीज़ लाजमी चेक करनी है कि कौन सी वेजेस की बात हो रही है, टोटल वेजेस की बात हो रही है या इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो यहाँ पे टोटल वेजेस की बात हो रही है। जब टोटल वेजेस की बात हो तो फिर जितने भी ये वुमेंस का ग्रुप है इसको ए कंसिडर किया जाएगा। यानी वुमेंस का जो ग्रुप ए है इसको 3 हिस्से दिए गए हैं और जो मेंस का ग्रुप है 6 मैन का, इसको हम बी कह लेते हैं, इसको इन्होंने 4 हिस्से दिए हैं। और जो चिल्ड्रंस का ग्रुप है ग्रुप सी, इसको इन्होंने 2 हिस्से दिए हैं। यानी 7 वुमेंस को 3 हिस्से, 6 मेंस को 4 हिस्से और 5 चिल्ड्रंस को 2 हिस्से, क्योंकि यहाँ पे टोटल का इस्तेमाल हुआ है। तो टोटल में ये टोटल ग्रुप ही आता है, टोटल ग्रुप ही कंसिडर किया जाएगा। फाइंड मनी अर्नड बाय 5 चिल्ड्रन। ये 5 चिल्ड्रन जो है इनकी हमने मनी बतानी है कि इन्होंने कितनी अर्न की है। सबसे पहले तो हम ये जो रेशियो है इनके टोटल पार्ट्स जितने होते हैं इनको सम कर लेते हैं, जिसका हम करते हैं 3 + 4 + 2 = 9। टोटल 9 पार्ट्स बनते हैं। इन 9 को इस 9900 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू बनती है 1100। एक हिस्से की वैल्यू आ गई। अब हमने चिल्ड्रन का बताना था। चिल्ड्रन के कितने हिस्से हैं? 2। अब 1100 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2200। तो ये चिल्ड्रंस की टोटल इनकम है। कब इनकम है? जब वेजिस को हमने चेक किया है टोटल के अकॉर्डिंगली। और इसी तरह एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को जो है वो सेम इसी तरह पूछेगा, लेकिन एक वर्ड चेंज कर देगा, इस टोटल वर्ड को चेंज कर देगा इंडिविजुअल में। अब हम देखते हैं कि जब एग्जामिनर इस वर्ड को इंडिविजुअल में चेंज करता है तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो किस तरह वो बन जाता है और हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। केस 18 में सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ जहाँ पे टोटल वेजेस लिखा हुआ था पिछले क्वेश्चन के अंदर, इसमें लिखा है इंडिविजुअल वेजेस। तो इस इंडिविजुअल वेजेस लिखने की वजह से अब ये पूरे का पूरा सवाल जो है ये चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया है? जब पिछला हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर टोटल वेजेस थे और हमने ये जो वुमन का पूरा ग्रुप था 7 वुमेन्स का, इसको 3 हिस्से दिए थे सिर्फ और सिर्फ। इन 7 वुमन को 3 हिस्से दिए थे, 6 मेंस को हमने 4 हिस्से दिए थे, क्योंकि वो टोटल वेजेस की बात हो रही थी, यानी टोटल एक ग्रुप की बात हो रही थी। अब यहाँ पे इंडिविजुअल वेजेस की बात हो रही है, यानी हर एक वुमन को 3 हिस्से मिलने हैं। पहले 7 वुमेन्स को 3 हिस्से मिले थे, अब हर एक को 3-3 हिस्से मिलने हैं, यानी टोटल 7 वुमेन्स को 7 3 = 21 हिस्से मिलने हैं। इसी तरह हर मैन को जो है हर मैन को 4 हिस्से दिए जाएंगे और 6 मैन है तो लिहाजा 6 4 = 24। 24 टोटल जो हिस्से हैं वो मेंस के बन जाएंगे अलग से, और 5 चिल्ड्रन है तो हर एक को अगर 2-2 हिस्से दिए जाएं तो ये 5 2 = 10 हिस्से बन जाएंगे। 21 वुमेन्स के हिस्से बन गए, ये जो 42 हैं ये मेंस के बन गए और 10 चिल्ड्रंस के बन गए। इंडिविजुअल जो है वो हर एक को डील करता है और टोटल जो है वो पूरे के पूरे
ग्रुप को डील करता है। उम्मीद है अब आपको इंडिविजुअल और टोटल वेजेस के अंदर आपको फ़र्क पता चल गया होगा। अब हम इंडिविजुअल के हिसाब से इनको चेक करते हैं। इंडिविजुअल में हर एक औरत के कितने हिस्से हैं? 3। तो टोटल कितनी औरतें हैं? 7। तो 7 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह मेन के जो पार्ट है वो 4 है और हर एक मर्द को अगर हम 4-4 दें तो 4 को इस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, यानी 6 मेंस के हिस्से। इसी तरह हर एक चिल्ड्रन को 2-2 मिलने हैं, टोटल 5 चिल्ड्रन है तो 5 चिल्ड्रंस को हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो न्यू रेशियो आएगी वो 7 3s आर 21 यानी 21 वुमेन्स के हिस्से हो गए और 6 4s आर 24 मेंस के हिस्से हो गए और 5 2s आर 10 चिल्ड्रंस के हिस्से हो गए। अब मज़ीद हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट सिंप्लीफाई होता है या नहीं होता। नेक्स्ट हम इसको ना तो 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, ना 3 पे कर सकते हैं, ना 5 पे कर सकते हैं। तो लिहाजा ये जो है ये सिंप्लीफाई नेक्स्ट नहीं हो रहा किसी भी नंबर के साथ। तो ये हमारी फाइनल न्यू रेशियो है। इसके अकॉर्डिंग अब हमने इस क्वेश्चन को डील करना है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो रेशियो हमारे पास न्यू आई है इनका सम कितना होता है। जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में सम ऑफ पार्ट्स करते रहे हैं, इन सब पार्ट्स का सम करेंगे। इन सब पार्ट्स का जो सम है वो 55 बनता है। टोटल हमारे पास जो जॉब्स के अंदर जो अर्निंग है सबकी वो 9900 है। तो टोटल अर्निंग को हम टोटल पार्ट्स पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9900 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू 180। हर एक पार्ट का हिस्सा जो है वो 180 है। एक पार्ट का हिस्सा 180 आ गया। अब हमने चूंकि चिल्ड्रन की अर्निंग चेक करनी है तो लिहाजा चिल्ड्रन के जो पार्ट न्यू आया न्यू रेशियो के हिसाब से वो 10 पार्ट्स बनते हैं 5 चिल्ड्रंस के। तो ये जो 10 पार्ट्स हैं न्यू रेशियो के हिसाब से 5 चिल्ड्रन के, इसके अकॉर्डिंग हमने 180 के हिसाब से चिल्ड्रंस की अर्निंग निकालनी है। तो एक पार्ट की 180 है तो 10 पार्ट की जो है वो 1800 हो जाएगी। ठीक है, यानी 1800 ये न्यू अर्निंग आ जाएगी चिल्ड्रंस की। तो इस क्वेश्चंस के अंदर जब भी ये क्वेश्चन आए वेजेस का तो आपने एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है कि टोटल वेजेस की बात हो रही है या इंडिविजुअल की हो रही है। टोटल की हो तो पूरे ग्रुप को एक कंसिडर करना है, अगर इंडिविजुअल की हो तो हर एक को अलग अलग से कंसिडर करना है। नेक्स्ट केस नंबर 19 है। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर्स। यानी अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास और उनको हम ऐड करें तो ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो 40 आता है और फिर उनका डिफरेंस लें यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करें तो हमारे पास आंसर 4 आता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर्स। फिर हमें बताएं कि वो नंबर कौन से हैं जिनको ऐड करने पे 40 आंसर आता है और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करने से 4 आंसर आता है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड चेक करेंगे कि उसके अंदर हम क्वेश्चन को इस किस्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक वैल्यू x है और इस x को हम दूसरी वैल्यू y के साथ जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 40। फिर जब x वैल्यू जो कि बड़ी वैल्यू है इसमें से दूसरी वैल्यू छोटे वाली y को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4। अब हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले जो है हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ये जो x है इसके साथ इधर कांस्टेंट 1 है, इस x के साथ भी कांस्टेंट 1 है। 1x और 1x जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। ये प्लस का y है, ये माइनस का y है और इधर भी 1 1 वैल्यू है इनकी, तो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 40 + 4 = 44। अब ये जो x के साथ 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके ये 44 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 44 डिवाइडेड बाय 2 = 22। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, जो बड़ी वैल्यू थी उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो आई है 22। अब हम छोटी वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके लिए जो x की वैल्यू आई है इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को चुनते हैं क्योंकि इसमें दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ेगा।
इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 42 पुट कर दी प्लस y एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 40। अब 22 इधर ऐड हो रहा है y के साथ, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा 40 के साथ, तो y इज इक्वल टू आ गया 40 माइनस 22। y की वैल्यू आ गई 40 माइनस 22 करने के बाद 18। तो x रेशियो y हमारे पास आ गई, x की वैल्यू हमने निकाली है 22 और y की वैल्यू निकाली है 18। अब हम देखेंगे कि ये किसी नंबर पे डिवाइड तो नहीं हो रहे, दोनों जो है वो 2 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, लिहाजा हम दोनों को 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम 22 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा और 18 को करने से 9 आ जाएगा। अब ये फाइनल रेशियो है हमारे पास जो हमने ट्रेडिशनल मेथड के ज़रिए निकाली है। आपने इस ट्रेडिशनल मेथड को अप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि अगर किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट मेथड की समझ नहीं आती या वो डायरेक्ट नहीं कर सकता फिर वो इसको करे, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट मेथड के साथ करने की प्रैक्टिस करें ताकि टाइम भी बचे आपका और आपको समझ भी आ जाए मैथ करने की और आपको मज़ा भी आए करने का। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 40 एंड देयर डिफरेंस इज़ 4। अब हमें यहीं से पता चल रहा है कि अगर हम दो नंबरों को ऐड करते हैं तो 40 आ रहा है और अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालते हैं तो -4, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 वैल्यू आती है। तो जो छोटी वैल्यू है वो 4 डिजिट छोटी है और जो बड़ी वैल्यू है वो 4 डिजिट जो है वो बड़ी है दूसरी वैल्यू से। तो अगर हम 40 में से इस 4 डिजिट को निकाल दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा जो दो सेम वैल्यूज़ का आंसर होगा, क्योंकि ये 4 डिजिट जो है यही एक अजाफी नंबर था। जब हम इसको निकाल लेंगे तो फिर सेम नंबर के दो नंबर जो हैं वो ऐड हो रहे होंगे और वो जो रिजल्टेड नंबर होगा वो सेम नंबर्स का रिजल्ट होगा। तो हम 40 में से अगर 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास 36 आता है, यानी दो बराबर नंबरों को ऐड करने पे हमारे पास 36 जवाब आ रहा है। तो एक नंबर निकालने के लिए हम सिंपली 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जिनका मल्टीप्लाई सेम नंबर का 36 बन रहा है और 4 ऐड करने पे जो है वो 40 बन रहा है। सबसे पहले हम 36 को 2 पे डिवाइड करके वो नंबर निकाल लेते हैं 18, यानी 18 वो नंबर है जिसको हम डबल करें तो 36 बनता है और 18 के अंदर अगर हम इसी 4 को ऐड कर दें तो हमारे पास सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी, 18 + 4 = 22। तो अब हमने डायरेक्ट सिंपली ये चीज़ें जो है ये माइंड में ही हो जानी थी, ये लिखी इसलिए है ताकि आपको समझ आ जाए। तो 40 में से 4 गए तो 36 आ गए। अब 36 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई एक सिंगल डिजिट की। अब चूंकि हमें पता है कि जो छोटी वैल्यू है वो 4 डिजिट छोटी है, तो बड़ी वैल्यू निकालने के लिए हम इस 4 डिजिट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी, बड़ा नंबर आ जाएगा। छोटा नंबर भी आ गया, बड़ा नंबर भी आ गया। अब हम सिंपली इनको सिंप्लीफाई करके अपनी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 20 है। इफ़ टू रूट्स आर इन द रेशो 7, 9 एंड द फर्स्ट रूट इज़ 40 किलोमीटर, फाइंड द सेकंड डिस्टेंस। यानी अगर दो रूट दिए गए हैं, दो रास्ते हैं और उनकी रेशो है 7 और 9 और जो पहला रास्ता है वो 40 किलोमीटर का है, लिहाजा दूसरा जो रास्ता है उसका डिस्टेंस आपने बताना है। पहले का उन्होंने डिस्टेंस दे दिया है, दूसरे का बताना है। इसमें भी हम डायरेक्ट मेथड करेंगे चूँकि हमारे पास रेशो मौजूद है। पहली क्या है 7 है, दूसरी क्या है 9 है। तो पहली का रूट दिया गया है 40 किलोमीटर, तो यानी इस 40 किलोमीटर के उन्होंने 7 हिस्से किए हैं। तो सबसे पहले हम एक हिस्से की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम सिंपली 40 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 हिस्सों के साथ, तो हमारे पास एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी 2। जब एक हिस्से की हमारे पास वैल्यू आ गई है 2, लिहाजा हमने फाइंड करनी है सेकंड वैल्यू। तो हम 9 को इस एक हिस्से के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 9 हिस्से बनते हैं सेकंड डिस्टेंस के। तो 2 × 9 पार्ट्स इज इक्वल टू 18। तो सेकंड हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो 18 किलोमीटर आ गया। नेक्स्ट केस नंबर 21 है। इफ़ A एंड B आर इन द रेशो 3:5 एंड B इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द न्यू रेशो। सिंपली
अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी की रेशो गिवन है और बताया गया है कि बी जो है वो इंक्रीज़ किया गया है 20% के साथ, यानी ये जो बी की वैल्यू है सेकंड वाली, इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 20%। अब हमें पता है कि ये जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, इसकी परसेंटेज को इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम परसेंटेज इनकी ख़त्म करते हैं। तो हम सिंपली इनकी परसेंटेज को ख़त्म कर लेते हैं। इस 5 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने इस परसेंटेज वाले क्वेश्चन के साथ। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम 20 सबसे पहले ऊपर लिखेंगे और 100 को नीचे लिख देंगे। जब भी ये परसेंटेज वाला हो और इसको सिंपल वैल्यू के अंदर आपने लिखना हो, तो आपने जो वैल्यू लिखी होती है उसको सेम एज इट इज़ लिख लेना है और देन फिर ये जो लाइन लगी है ये बता रही है आपको कि आप डिवाइड करें, तो वो हमने लाइन लगा के डिवाइड कर लिया है। उसके बाद ये जो 2 सिफर हैं परसेंटेज के, ये बताते हैं कि 2 सिफर वाली वैल्यू लिखनी है, यानी 100 लिखना है। तो 20/100 को हम बी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो 20% है ये वाला, यही इंक्रीज़ हो रहा है इस बी की वैल्यू के साथ जो कि 5 है। तो इसके बाद हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जितना इंक्रीज़ हुआ है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास एक वैल्यू आती है 5 2s आर 10 और साथ में एक नंबर अजाफी 0, 100 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, 20 को 100 के साथ अगर कटिंग करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 100 के साथ करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा 5 और 5 को 5 के साथ कट कर दिया तो आंसर हमारे पास सिंपली 1 बच गया। इसको आप 5 को भी 100 के साथ डिवाइड कर लें, पहले कटिंग कर लें, करेंगे तो हमारे पास 20 आंसर आएगा। फिर जो नीचे वाला 20 है इसको इस 20 के साथ कट कर दें तो हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। जिस तरह आप इसको करना चाहें ईजी है, आप कर सकते हैं। तो इंक्रीज़ कितना हुआ है? एक नंबर का इंक्रीज़ हुआ है। जब वैल्यू बी के जो 5 है इसके साथ 20% का इंक्रीमेंट किया गया है, इंक्रीज़ किया गया है, तो एक नंबर का इंक्रीज़ हुआ है। तो पहले कितनी वैल्यू थी? 5, इंक्रीज़ होने के बाद +1 6 हो जाएगी। तो न्यू रेशो हमारे पास आई 3 5 + 1, जो कि हमारे पास बनती है 3:6 के। इसको हम रिमूव कर लें। हाँ जी, तो अब हमारे पास जो न्यू रेशो आई है ये 3:6 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों कट हो रहे हैं, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6। तो हमारे पास जो न्यू एग्जैक्ट रेशो आई है वो आई है 1:2। तो उन्होंने यही कहा था कि फाइंड द न्यू रेशो, वो हमने निकाल लिया सिंप्लीफाई करके, जो कि आती है 1:2। इस तरह के जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आपने स्टेटमेंट को सबसे पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है। नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 22 है। इफ़ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:3 एंड देयर डिफरेंस इज 20, फाइंड द नंबर्स। ए बी की रेशियो दी गई है और उनका डिफरेंस दिया गया है नंबर्स का 20 के, अगर बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाले तो 20 आता है। फाइंड द नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, चूँकि उन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 20 बनता है, लिहाजा जो रेशियो का डिफरेंस है वो हम निकालेंगे। 8 में से 3 निकाले तो हमारे पास 5 आता है, यानी 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स निकाल दें तो टोटल हमारे पास जो आंसर आता है वो 5 पार्ट्स बनते हैं। और ये जो 5 पार्ट्स डिफरेंस आया है रेशियोज़ का, ये इस 20 नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो कि नंबर्स का डिफरेंस है। तो नंबर्स का डिफरेंस टोटल 20 है, जो कि 5 पार्ट्स का डिफरेंस बनता है। तो जब 5 पार्ट्स का डिफरेंस 20 है तो हमने एक पार्ट का डिफरेंस निकालना है कि 8 पार्ट की यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या बनती है। तो टोटल जो डिफरेंस आया है नंबर्स का वो 20 है और जो टोटल डिफरेंस आया है रेशियो का वो 5 है। तो 20/5 करेंगे तो हमारे पास एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जब हमारे पास एक हिस्से की वैल्यू आ गई 4, अब हम इन नंबर्स को सिंपली जो है वो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 8 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नंबर्स हैं हमारे पास 4 × 8 और दूसरा जो नंबर है बी वाला उसको 4 × 3 कर देंगे
तो जो पहला नंबर है वो 8 4s are 32 और दूसरा नंबर 4 3s are 12। तो ये दो नंबर्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने थे, जिनका डिफरेंस जो है वो 20 आता है। अब 32 में से अगर हम 12 निकालें तो क्या आता है, 22 आता है। तो यही दो नंबर जो हमें फाइंड आउट करने थे वो कर लिए हैं अपने मेथड के साथ, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हुए। अब ये जो कैलकुलेशन मैंने की है ये सिर्फ आपके लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जबकि मैं ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट से डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे इन जो स्टेप्स हैं, स्टेप लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना मैथ हाई है कि मैं जो है वो डायरेक्ट इसको कर सकता हूँ। और मैथ हाई ये मेरा कैसे हुआ है, ये प्रैक्टिस से हुआ है। तो आपने भी प्रैक्टिस करनी है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट से आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाए, आपको लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। और पीपीएससी एपीएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये इसी मेथड को जो है वो फॉलो करते हैं, जो स्टेटमेंट को डायरेक्टली आप अपने दिमाग के अंदर सॉल्व करते हुए डायरेक्ट एमसीक्यूज कर लें। क्योंकि अगर उन्होंने ये स्टेप भी देखने हैं तो फिर वो ये सवाल दें, एमसीक्यूज ना दें। मैथ के सवाल हों, एमसीक्यूज ना हो। अगर एमसीक्यूज हैं तो इट्स मीन डैट कि आप स्टेटमेंट से ही डायरेक्ट आंसर जो है वो एवेलुएट कर सकते हैं और राइट पे क्लिक टिक कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो टिक करके अपना जो नंबर है उसको सेव कर सकते हैं। चूँकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, लिहाजा आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपने लिख के करना है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ की, उतने ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट होंगे। नेक्स्ट केस नंबर 23 है। इफ रेड रेशियो ब्लू रेशियो ग्रीन इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 रेशियो 5 एंड ग्रीन इज इक्वल टू 60, फाइंड टोटल सम ऑफ रेशियोज वैल्यू। यानी हमारे पास रेशियोज गिवन है रेड, ब्लू और ग्रीन की, और ग्रीन की एक्चुअल वैल्यू भी गिवन है जिसकी ये रेशियो दी गई है। और हमें कहा गया है कि जितनी भी ये रेड, ब्लू और ग्रीन वैल्यूज़ हैं रेशियोज़ की, इनका सम निकाल के बताएं कि कितना बनता है। तो चूंकि हमारे पास ग्रीन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी गिवन है और ग्रीन के हिस्से में जितने पार्ट्स आते हैं वो भी हमें पता है, 5 हैं। तो यहाँ से हम एक पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 60 टोटल जो वैल्यू है उसको 5 पार्ट्स टोटल पे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 12। एक पार्ट की वैल्यू आ गई 12। जब हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू 12 आ गई है, लिहाजा हम रेड की वैल्यू 3 और ब्लू की वैल्यू 4 के साथ इनको मल्टीप्लाई करने के बाद रेड और ब्लू की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय रेड के हिस्से में 3 पार्ट आए हैं, एक पार्ट 12 का है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 36। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं ब्लू की। वैल्यू ऑफ ब्लू 12 मल्टीप्लाई बाय ब्लू के हिस्से में 4 पार्ट आए हैं, तो लिहाजा 4 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 48। और वैल्यू ऑफ ग्रीन जो है ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ये बनती है 60। अब हमने इनका टोटल सम निकालना है, 36 प्लस 48 प्लस 60। तो इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर आता है वो 144 आता है। इन तमाम रेशियोज वैल्यू का सम, ये जितनी भी रेशियोज वैल्यू दी गई थी इनकी जो नंबर आया है, वैल्यू आई है, रेड की ये वाली आई है, ब्लू की ये वाली आई है और ग्रीन की इन्होंने दी हुई थी, इनका जब हमने सम किया तो 144 आ गया। तो व्यूवर्स इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। ये मुझे पता है कि लेक्चर जो है वो लेंथी हो गया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितने भी मेथड पास पेपर्स के अंदर अप्लाई किए गए हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर सकूं। और जितने भी पास्ट वीडियो में मुझे रेशियो से मुतल्लिक़ क्वेश्चन मिले हैं उन सबको मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। अब एग्जामिनर जो है वो इन स्टेटमेंट्स को चेंज कर सकता है, लेकिन मेथड जो है वो सेम रहेगा। इस रेड की जगह पे वैल्यू और दे सकता है, रेशियो की वैल्यू और दे सकता है, गिवन वैल्यू और दे सकता है, लेकिन जब टोटल सम की बात करेगा रेशियो वैल्यू का तो मेथड यही होगा। तो टोटल 23 केसेस डिफरेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस के, जो एग्जामिनर रेशियो के हवाले से 23 मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन आपसे करता है और फिर उन 23 को किस तरह आपने सॉल्व करना है वो 1 बाय 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इनकी वैल्यूज चेंज होंगी लेकिन जो मेथड है वो सेम होगा। अब 33 के केसेस आपने माइंड में रखने हैं
और जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो आपको फ़ौरन पता लग जाना चाहिए स्टेटमेंट समझने के बाद कि इसके ऊपर कौन से केस का जो मेथड है वो अप्लाई होना है और उसको हमने कैसे करना है। और इसका अगेन मैं बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने समझना है, फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने के बाद मेथड को जिसको आपने रट्टा लगाया होगा कि इस स्टेटमेंट को इस तरह सॉल्व करना है, वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। और ये जो है, ये सब चीज़ें आप कब परफेक्टली कर सकेंगे, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप मैथ के अंदर मास्टर कर पाएंगे, मैथ को जो है वो बीट कर पाएंगे, इसको कंट्रोल कर लेंगे इसके ऊपर अपना। तो व्यूवर्स, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरे पढ़ाने का मेथड आपको कैसा लगा। अगर किस मेथड में किसी किस्म की आपको कोई कमी नज़र आती है, मैं तेज़ बोलता हूँ या फिर जो है वो अल्फाज की समझ नहीं आती, तो वो भी लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में अपनी जो समझाने का मेथड है उसको चेंज करके इसको इम्प्रूव कर सकूँ। बाकी इन क्वेश्चंस को कर लेने के बाद, इनको समझ लेने के बाद, अब आपको मज़ीद क्वेश्चन चाहिए होंगे जिन पे आपने प्रैक्टिस करनी है, तो वो क्वेश्चन मुझसे लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 0321467896 पर रब्ता करके मुझसे कह सकते हैं कि सर मैथ के लेक्चर 1 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो हमें प्रोवाइड कर दें। तो मैं आपको या तो लिंक शेयर कर दूँगा या फिर PDF में आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। जहाँ से समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी और कमेंट सेक्शन के अंदर भी। और इस वीडियो के हवाले से भी अगर कहीं से समझ नहीं आई तो उस वीडियो का वो टाइम नोट करके आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कहना है कि सर इस इतने मिनट पे लेके इतने सेकंड पे जो आपने बात की है हमें उसकी समझ नहीं है, उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता करके कह सकते हैं कि सर हमें दोबारा ये क्वेश्चन समझा दे, इसकी इस पॉइंट से समझ नहीं आई तो मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है। और नेक्स्ट ऐसे ही मैथ के रिलेटेड या दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स जो है वो बर वक्त अपने तक पहुंचाने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए, उसके लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है वो ऑन कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।